Hello everybody, welcome back to our YouTube channel Adda 24/7. I am your law mentor दीक्षा पांडे. So आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे 5 महीने के अंदर क्लैट 2026 को क्रैक कर सकते हैं. Yes. बहुत सारे बच्चे मुझसे ये सवाल करते हैं कि मैम क्या हम 5 महीने के अंदर क्लैट निकाल सकते हैं, इज़ इट पॉसिबल? तो इट इज़ पॉसिबल, आप निकाल सकते हैं क्लैट अगर आपके पास 5 महीने हैं, बट कंडीशन ये है कि आपको अपना मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब पूरे दिन में 24 आवर्स में आपको मोस्ट ऑफ द टाइम इस प्रिपरेशन को देना पड़ेगा, तभी ये एग्ज़ाम आपसे निकल पाएगा 5 महीने के अंदर. दिस इज़ द रियलिटी. आई एम नॉट गोना गिव यू एनी काइंड ऑफ इल्यूजन, ठीक है, कि आप निकाल सकते हो, बहुत ईजी है. इट्स नॉट दैट ईजी, बट इट्स नॉट इवन दैट डिफ़िकल्ट, राइट? तो निकाला जा सकता है, बट एक राइट स्ट्रैटेजी, एक राइट प्लानर की बहुत ज़रूरत है. तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आपको मंथ वाइज कैसे अपने पूरे स्टडी प्लान को स्ट्रैटेजाइज करना है और कैसे प्रिपरेशन को अपने स्टार्ट करनी है. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सो सबसे पहले हमारे पास हमें ये पता होना चाहिए कि कितना टाइम बचा है, कितने महीने बचे हैं. सो वी हैव ओनली 5 मंथ्स. जुलाई स्टार्ट हो चुका है और दिसंबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक के अंदर आपका क्लैट का एग्ज़ाम होने वाला है. तो वी हैव ओनली 5 मंथ्स लेफ्ट फॉर दिस एग्ज़ाम, राइट? तो हमें मंथ वाइज अब हमें क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है अपने पूरे के पूरे प्लान को. तो सबसे पहले हम बात करते हैं जुलाई और अगस्त की. तो जो आपका जुलाई और अगस्त रहने वाला है ना, उसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करनी है. ऑलराइट, तो सबसे पहले आपको जितनी भी आपकी थ्योरीज़ हैं सब्जेक्ट्स की, चाहे फिर वो लीगल रीजनिंग हो या फिर आपकी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हो या फिर जनरल नॉलेज हो या फिर आपकी इंग्लिश हो या लॉजिकल या क्रिटिकल रीजनिंग हो, इन सभी के आपको बेसिक्स क्लियर करने हैं. थ्योरी पार्ट को आपको पूरा कवर करना है. आपके पास 2 महीने हैं, ठीक है. सो यू हैव 60 डेज अराउंड. 60 डेज़ के अंदर आपको पूरी अपनी थ्योरी कंप्लीट कर लेनी है. दिस इज़ फर्स्ट टास्क. दूसरा टास्क ये है कि आपको रीडिंग हैबिट को डेवलप करना है. देखिए, आपको ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि जो क्लैट है ना, वो पैसेज बेस्ड एग्ज़ाम है और यहाँ पर क्या होता है कि आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत स्ट्रॉन्ग होनी ज़रूरी है, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पर अगर आपकी रीडिंग हैबिट अभी स्लो है या रीडिंग हैबिट अभी तक आपकी बन ही नहीं पाई है, तो आपको उसे डेवलप करना पड़ेगा. इन 60 डेज़ के अंदर आप अपनी रीडिंग हैबिट को डेवलप करेंगे. अगर आप रीडिंग नहीं करते हैं तो इससे होगा क्या कि आपकी एक तरीके से पैसेज पढ़ने की आदत बन जाएगी और जब क्लैट में आपको पैसेज आएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. उसके बाद आपको टाइम मैनेजमेंट भी करना सीखना है. देखिए, इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के ना 2 फंडामेंटल्स हैं. सबसे पहला ये है कि आपको रीडिंग हैबिट तो अपनी इम्प्रूव करनी ही करनी है. दूसरा ये है कि आपको अपना टाइम मैनेजमेंट भी इम्प्रूव करना है, ठीक है. रीडिंग स्पीड भी इम्प्रूव करनी है. तो आपको स्पीड पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है कि आप पर मिनट कितने वर्ड्स पढ़ पा रहे हो, ठीक है. अगर आपकी स्पीड अच्छी होगी तो ये एग्ज़ाम आप निकाल पाओगे, क्योंकि देखिए क्लैट है ना, वो टाइम क्रंच एग्ज़ाम है जिसके अंदर क्या रहता है कि टाइम बहुत ही कम होता है, क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं और पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं. मतलब काफ़ी लेंदी ये रहता है क्वेश्चन, ठीक है. काफ़ी लेंदी ये पूरा आपका एग्ज़ाम रहने वाला है. तो उसमें आपको 120 मिनट के अंदर आप ये समझ लीजिए 30 से 40 पेज आपको पढ़ने हैं. तो आप कैसे उस चीज़ को कोप अप कर पाएंगे, कैसे आप उन सारी चीज़ों को पढ़ पाएंगे? तो इसीलिए आपकी स्पीड बहुत अच्छी होना ज़रूरी है, प्लस आपकी रीडिंग हैबिट तो होनी ही चाहिए. उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि आप जब अपना कोर मजबूत कर रहे होंगे, अपने बेसिक्स और अपनी थ्योरी कंप्लीट कर रहे होंगे, साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट देना भी शुरू करना है. क्योंकि अगर आप ये सोचोगे कि मैं पहले थ्योरी कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं मॉक देना शुरू करूँगी, तो बहुत लेट हो जाएगा. देखो, अभी टाइम बहुत कम है. बच्चों ने प्रिपरेशन जनवरी से ही स्टार्ट कर दी है एंड इफ़ यू आर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन फ्रॉम जुलाई, तो आपके पास आधा ही टाइम बचा है. तो अभी से आपको मॉक देना स्टार्ट करना पड़ेगा. मतलब अगर आपका अभी बेसिक भी क्लियर नहीं है तो आप अपना 50% बेसिक सबसे पहले अपना कंप्लीट करो, 50% थ्योरी आप अपनी कंप्लीट करो और उसके बाद फिर आप मॉक देना स्टार्ट कर दो. मतलब बाय द एंड ऑफ जुलाई यू हैव टू स्टार्ट गिविंग मॉक टेस्ट, राइट? उससे क्या होगा कि आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी. आपको ये समझ में आएगा कि मॉक देते कैसे हैं, प्लस आपको ये समझ में आएगा कि मॉक में क्वेश्चंस कैसे आते हैं और वैसे ही क्वेश्चन क्लैट में भी आने वाले हैं. तो एक फेमिलैरिटी डेवलप हो जाएगी मॉक टेस्ट के थ्रू आपकी.
उसके बाद आपको यहाँ पर सितंबर से अक्टूबर में क्या क्या चीज़ें करनी है। देखिए, आपने अगस्त तक अपनी पूरी थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर लिया है, ये मैं मान के चल रही हूँ। उसके बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको मॉक टेस्ट ज़्यादा देना स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप पहले वीक में 1 मॉक टेस्ट लगा रहे थे तो अब आपको 2 मॉक टेस्ट पर वीक लगाने ही लगाने हैं। उसके बाद उन मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, आपने कोई मॉक टेस्ट दिया, उसमें आपके कुछ क्वेश्चंस गलत भी हुए, अगर आप उनको एनालाइज नहीं करोगे तो वो हमेशा गलत ही रहेंगे। आप उस मॉक को वापस से उठा के कभी और भी दोगे ना, तब भी वो क्वेश्चंस आपके गलत होंगे, क्योंकि आपने एनालिसिस ही नहीं किया है। तो जब तक आप एनालिसिस नहीं करोगे, आपके मॉक का स्कोर इम्प्रूव नहीं होने वाला है। इसलिए एनालिसिस इज़ द की, आपको ये तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अगर जैसे मॉक में आपके या सेक्शनल टेस्ट भी अगर आप दे रहे हो, वहाँ पर भी एनालिसिस इज़ द मेन थिंग जो आपको करनी ही करनी है। उससे क्या होगा कि अगर आपके जैसे मान लो 20 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन सही हैं लेकिन 5 क्वेश्चंस गलत हैं, अगर आप उनको एनालिसिस नहीं करोगे तो वो 5 के 5 हमेशा गलत रहेंगे। लेकिन अगर आपने उसकी एनालिसिस कर ली तो वो जब 5 क्वेश्चंस आपको किसी भी फॉर्म में बाद में फ्यूचर मॉक्स में दिखेंगे तो वो आप सही कर पाओगे और ऑटोमेटिकली आपके स्कोर्स इम्प्रूव होने लग जाएंगे। उसके बाद फिर आपको रिवीजन करना स्टार्ट करना है। देखिए, आपके पास टाइम कम है, आपने 2 महीने के अंदर जितनी भी थ्योरी कवर की है आपको उसका रिवीजन करना है। आपके सितंबर से अक्टूबर के बीच में जितनी बार आप रिवाइज कर सकते हो आप उतनी बार रिवाइज कर सकते हो, बट मिनिमम आपको 2 बार रिवीजन करना है। मतलब 1 बार आपको थ्योरी पूरी कंप्लीट करनी है प्लस 2 बार आपको पूरी थ्योरी का रिवीजन करना है। सारे ही सब्जेक्ट्स की मैं बात कर रही हूँ। उसके बाद अगर आप ज़्यादा भी कर सकते हो रिवीजन, तो लाइक जितना ज़्यादा आप रिवाइज करोगे उतने ही ज़्यादा आपके फंडामेंटल क्लियर होंगे, उतनी ही देखिए आपके पास जितनी ज़्यादा लीगल की नॉलेज होगी आप उतनी ही अच्छी तरीके से उसको अप्लाई कर सकते हो, राइट। तो रिवीजन इज़ द की। रिवीजन और एनालिसिस ये दोनों तो मतलब एकदम गेम चेंजर होने वाले हैं आपके लिए। अगर ये आप सबसे ज़्यादा करोगे आपके ऑटोमेटिकली मॉक्स में भी अच्छे मार्क्स आएंगे और अल्टीमेटली आपके क्लैट में भी स्कोर अच्छा आने वाला है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है और फोकस भी रखना है अपना टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, ठीक है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट दो, सेक्शनल टेस्ट दो, MCQs वगैरह आप लगाना स्टार्ट करो। उसके बाद उन सभी को आप एनालिसिस करोगे प्लस टाइम मैनेजमेंट अपना देखिए आप कि आपको कितना टाइम लग रहा है मॉक देने में। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि मॉक में कोई एक सेक्शन छूट जाता है आपसे, जैसे अगर आपने पूरा मॉक देना स्टार्ट किया लेकिन आप सबसे लास्ट में QT को रख रहे हो, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स को रख रहे हो, तो वो आपका पूरा सेक्शन छूट रहा है क्योंकि आपकी स्पीड नहीं बन पाई है, टाइम मैनेजमेंट आपका ख़राब है कहीं ना कहीं। तो अगर आपका एक पूरा इंटायर सेक्शन ही अगर आप मिस आउट कर रहे हो और उसको अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे हो तो वो आप एनीवेज भी काफ़ी सारे बच्चों से पीछे हो जाओगे और कंपटीशन से ही बाहर हो जाओगे। तो एटलीस्ट ट्राई करो कि आप विद इन टाइम फ्रेम पूरे एग्जाम मतलब पूरे आप इस पेपर को, चाहे वो मॉक टेस्ट हो या फिर क्लैट हो, आप उसको एटलीस्ट अपीयर कर पाओ, सारे क्वेश्चंस को एटलीस्ट गो थ्रू कर पाओ, देख पाओ, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करना ना करना ये नेक्स्ट स्टेप है, लेकिन सबसे पहले आपको मेक श्योर करना है कि आप जितने भी क्वेश्चंस लगा रहे हो, अगर 120 क्वेश्चंस आ रहे हैं मॉक में तो 120 के 120 क्वेश्चंस आपको एटलीस्ट एक बार अटेम्प्ट तो करने ही करने हैं। उसके बाद बात आती है एक्यूरेसी की, कि आपने अटेम्प्ट कर लिए क्वेश्चन लेकिन आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने ज़्यादा करेक्ट हैं और कितने इनकरेक्ट हैं उस पर आपको दिमाग लगाना है। अब हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो जो आपका नवंबर का टाइम रहने वाला है ना, वो आपका सबसे क्रूशियल टाइम रहने वाला है, क्योंकि ये पूरा नवंबर आपको प्रैक्टिस पे ही फोकस करना है। यहाँ पर आपको पूरे इंटेंसिव प्रैक्टिस रखनी है अपनी, ठीक है। पूरे इंटायर मंथ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि देखो आप थ्योरी कर चुके हो, उसका रिवीजन भी कर चुके हो। अब बात आती है प्रैक्टिस की, जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होगा, मोटिवेशन आएगा अंदर से कि मॉक टेस्ट में हमारे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। अगर आपके नवंबर तक मॉक टेस्ट में 80 से 90 के बीच में अगर मार्क्स आना स्टार्ट हो जाते हैं आपके मॉक्स में, तो मतलब एक तरीके की सिक्योरिटी हो जाती है, एक श्योरिटी बन जाती है कि आपका क्लैट निकल सकता है, ठीक है। क्योंकि क्लैट का कट ऑफ हर साल काफ़ी हाई जाने लग गया है, तो आपको एटलीस्ट इतना तो स्कोर रखना ही है ऑन एन एवरेज अपने हर मॉक में, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं।
तो जो आपका नवंबर का मंथ होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिव प्रैक्टिस वाला होने वाला है, जिसमें आपको प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करनी है। मॉक टेस्ट ज़्यादा देना स्टार्ट करें। पहले आपने पर वीक 1 मॉक रखा था, उसके बाद फिर आपने 2 कर दिए। अब आपको हर वीक में एटलीस्ट 4 से 5 मॉक्स तो देने ही देने हैं, प्लस आपको सेक्शनल टेस्ट भी लगाने हैं और उनकी एनालिसिस करनी है। आप एक अपनी एनालिसिस की एक कोई बुक बना लीजिए, कोई नोटबुक बना लीजिए, उसमें जितने भी आपके रॉन्ग आंसर्स हैं उनको आप राइट डाउन कीजिए, नोट डाउन कीजिए विथ प्रॉपर रीजनिंग, ताकि आप जब उनको रिवाइज करो तो आपको पता चल सके कि आपकी रीजनिंग क्या थी और करेक्ट रीजनिंग क्या थी। उससे आपका मॉक स्कोर काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद फाइनल रिवीजन आपको एक बार तो करना है नवंबर के अंदर, ठीक है। फाइनल रिवीजन जो आपका रहने वाला है, सारी थ्योरीज का आपको एक बार वापस से सभी को रिवाइज करना है, कितने इसेंशियल्स होते हैं, सारी चीज़ें, प्लस आपको करंट अफेयर्स अपनी पूरी कवर करनी है नवंबर में। देखिए मंथ वाइज तो आपकी प्रिपरेशन चल ही रही है, मंथ वाइज तो आप रिविजन कर ही रहे हो करंट अफेयर्स का, लेकिन नवंबर मंथ में आपको पूरी साल की करंट अफेयर्स वापस से रिवाइज करनी है, ठीक है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि प्रैक्टिस पे तो आपको दिमाग लगाना ही है, प्लस एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट, इनको आपको नहीं भूलना है। आपने मॉक टेस्ट कितने भी लगा लिए, लेकिन अगर आप उन मॉक टेस्ट को पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो या फिर उसमें आपके नंबर अच्छे नहीं आ पा रहे, स्कोर आपका अच्छा नहीं आ पा रहा है, 30-40 नंबर ही आ पा रहे हैं, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसीलिए प्रैक्टिस के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है और आपका टाइम मैनेजमेंट कितना है। कई बार बच्चे पूरे 120 में से 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ जाते हैं, लेकिन मार्क्स उनके 40-50 ही आ रहे होते हैं। तो आपको एक्यूरेसी पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि देखो अगर आप नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आप बहुत पीछे चले जाओगे। अगर आपने मान लीजिए 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, लेकिन उसमें से आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो सिर्फ 2 ही है, तो आप ऑटोमेटिकली काफ़ी आगे हो जाते हो, आपके 88 मार्क्स आ रहे हैं वहाँ पर। लेकिन अगर आपने 120 या 110 क्वेश्चंस मान लो अटेम्प्ट किए, लेकिन आपने उसमें से 40 क्वेश्चंस गलत कर दिए, तो आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पीछे चले जाओगे। 40, 50, 60 क्वेश्चंस अगर आप गलत कर दे रहे हो तो आपकी नेगेटिव मार्किंग काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। इसीलिए आपको एक्यूरेसी पे काफ़ी फोकस रखना है, प्लस टाइम मैनेजमेंट तो करना ही है कि आप मेक श्योर करो जितने भी मॉक लगा रहे हो सारे ही मॉक में आप पूरे मॉक को अटेम्प्ट कर पा रहे हो विद इन 120 मिनट्स। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है नवंबर एंड तक पूरी। और उसके बाद फिर जो दिसंबर का फर्स्ट वीक बचेगा उसके अंदर आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, ठीक है। थ्योरी भी हो चाहे कोई भी चीज़ हो, करंट अफेयर्स भी हो, आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना। आप बहुत बच्चे ऐसे करते हैं कि लास्ट वीक का भी हम वो करंट अफेयर्स पढ़ के जाते हैं। बेटा देखो इस चीज़ को समझो कि ये पेपर ऑनलाइन मोड में नहीं है, ये ऑफलाइन मोड में है, मतलब कि पेपर ऑलरेडी प्रिंट हो चुका होगा। अब वो कोई नई जीके वैसे भी नहीं दे सकते हैं, तो हमको लास्ट मंथ की जीके पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं करना है। हमें बस ये देखना है कि हमने जितना भी पढ़ा है अभी तक, नवंबर तक हमने जितना भी पढ़ा है, हमें उसका रिवीजन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, एक्यूरेसी इम्प्रूव करनी है, बस इतना ही करना है। और लास्ट वीक में आपको सिर्फ और सिर्फ लाइट रिवीजन करना है, रिलैक्स करना है, पैनिक नहीं होना है, क्योंकि अगर आप पैनिक हो गए लास्ट मोमेंट पे तो क्लैट बिगड़ जाएगा। इसीलिए लास्ट जो आपका वीक रहने वाला है वो बहुत क्रूशियल रहने वाला है, उसमें आप अपने आप को ओवरबर्डन बिल्कुल भी ना करें, एकदम लाइट रिवीजन रखो, लाइट प्रैक्टिस रखो। मॉक जो आप एक हफ्ते में 4-4 मॉक दे रहे थे उनको भी कम कर दो, और लास्ट हफ्ते में तो मैं सजेस्ट करूंगी आप कोई भी मॉक मत दो, क्योंकि अगर गलती से भी आपने कोई डिफ़िकल्ट मॉक उठा लिया और उसके अंदर कम नंबर आ गए तो आप डिमोटिवेटेड हो जाएंगे बहुत ही ज़्यादा, और क्लैट भी बिगड़ सकता है उससे। इसलिए लास्ट हफ्ते में, लास्ट वीक में कोई भी मॉक मत दो, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करो, लाइट रिवीजन करो और बस अच्छे से क्लैट देने जाओ। दैट इज़ इट, मतलब इतना ही आपको करना है और क्लैट निकल जाएगा बहुत ही आराम से। देखिए क्लैट रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। क्लैट बस ये आपसे पूछ रहा है कि जो भी हम आपको दे रहे हैं पैसेज में, जो भी आपने पढ़ा है, आप उसको कितने अच्छे से अप्लाई कर पा रहे हो। आपका एप्टीट्यूड वो टेस्ट कर रहा है, आपकी प्रायर नॉलेज वो टेस्ट नहीं कर रहा है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, बहुत ही काम और पेशेंटली आपको इस एग्ज़ाम को अपीयर करना है और क्लियर करना है। यही आपका फंडामेंटल है और यही आपकी की टू सक्सेस है। इसी से आप क्या कर सकते हो, क्लैट को क्लियर कर सकते हो। So guys, this is it for today's video. See you guys in the next video. I hope this video would be helpful for you.